Hello students, welcome to daily newspaper analysis for the date of 26 June 2024। तो आज हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। कामाख्या टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ अगेन आवर रिवीजन, बट कुछ नए टिडबिट्स है तो आई विल डिस्कस विथ यू ऑल। ठीक है, तो ये सारे कुछ हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो पहला है लोकसभा स्पीकर। हमने कुछ दिनों पहले डेप्यूटी स्पीकर एंड स्पीकर के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज जानते हैं सिर्फ लोकसभा स्पीकर के बारे में। ओके, क्योंकि आज न्यूज़ में ये है कि ऑपोजिशन पार्टी किसी दूसरे को इलेक्ट करने के बारे में बोल रहे, रूलिंग पार्टी बोल रहे कि जो पहले से थे उनको सिलेक्ट किया जाए। तो दीज आर ऑल कंट्रोवर्सीज तो चलती रहेगी, लेकिन हमें जानना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो इलेक्शन ऑफ बोथ स्पीकर एंड लोकसभा कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 93। ओके, स्पीकर कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल हेड ऑफ द हाउस। उनकी कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसी प्रेस्क्राइब की नहीं गई है, बट उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। और यूजुअली ए मेंबर बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज स्पीकर। रूलिंग पार्टी से जो मेंबर होते हैं वही यूजुअली इलेक्ट किया जाता है। देन स्पीकर ऑल्सो डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के जो पैटर्न होती है वो क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ध्यान देना, सिंपल मेजोरिटी, नॉट स्पेशल मेजोरिटी। ओके, he or she is the final interpreter of the provision of the constitution in India, rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha and the parliamentary precedents। Obviously, इसलिए तो गार्जियन वाले कुर्सी पे बैठते हैं ना। मतलब ऐसे सिंपल भाषा में समझना, घर के डाइनिंग टेबल में गार्जियन वाली कुर्सी वैसी आती है, तो उस तरीके से जो बचपन से हम सुनते आए हैं वैसा टाइप का याद रखोगे, थोड़ा सा सिंपल वे से तो याद रहेगा। प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग, ऑब्वियसली उनकी फंक्शन है। देन कैन एडजर्न द हाउस, देन सस्पेंड भी कर सकते हैं मीटिंग अगर एब्सेंस ऑफ कोरम, मीन्स मिनिमम कोरम एक होनी चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर वो एब्सेंट होती है देन ही कैन सस्पेंड द मीटिंग। ओके, देन उनको कास्टिंग वोट दिया जाता है, मीन्स किसी भी एक डिसीजन में अगर टाई हो जाए देन ही कैन एक्ट एज द कास्टिंग वोट। पहले ही वो वोट नहीं देते, ही इज द कास्टिंग वोट। अब बिल ऑर्डिनरी है या मनी बिल, वो कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा स्पीकर। देन ही कैन डिस्क्वालीफाई मेंबर्स अंडर 10 शेड्यूल। बट डिस्क्वालीफाई जो मेंबर वो कर सकते हैं, वो पावर उनको किस अमेंडमेंट के द्वारा दी गई है? 52nd अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट। ओके, देन एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। किस चीज के काम आते हैं वो? विच इज अ लिंक बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड, आयर के। तो इसमें आयर में आप कोट भी कर सकते हो ये चीज उनके बारे में, अगर कुछ एग्जाम्पल आता है देन यू कैन कोट अबाउट हिम, राइट। कमिटीज ऑफ द हाउस आर कंस्टिट्यूटेड बाय ऑब्वियसली स्पीकर एंड फंक्शन अंडर द स्पीकर ओवरऑल डायरेक्शन। कमिटी इनके अंडर ही डायरेक्शन में काम करते हैं। गार्जियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस, ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ दे दे तो नहीं, ऑफ द हाउस। guardian and rights guardian of the rights and privilege of the house, its committees and its member। ओके, तो ये हो गया हमारे स्पीकर के आज टिडबिट्स, कुछ हमने जान लिया। आई होप अभी अगर स्पीकर के बारे में कुछ अगर प्रीलिम्स में आता है तो यू आर एबल टू मार्केट करेक्ट। अब लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ोगे इस टॉपिक में, लाइक मैं नहीं बोल रही कि लक्ष्मीकांत पढ़ना नहीं है, बट लोकसभा स्पीकर हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम भी हम स्पीकर वर्सेस, आगे वाले दिनों में आएगा तो फिर मैं फिर से लेके आऊंगी एवरी अल्टरनेट डे, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए एंड दोबारा आपको ये टॉपिक रिवाइज ही ना करना पड़े एग्जाम से पहले, अभी आपको ये कंठस्थ हो जाए इसके टिडबिट्स के बारे में। सो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट क्या क्या है? 52nd अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट, 93 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 93 इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तब नेक्स्ट जो न्यूज है वो फॉसिल फ्यूल डिमांड इन इंडिया। तो न्यूज ये आया कि फॉसिल फ्यूल जो है ना डिमांड वो रेज कर रहा है, इंक्रीज हुआ इंडिया में। तो जो हमारे ऑयल इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर रंजीत रथ, ये यूपीएससी बेस नहीं बट स्टेट पीसीएस में कभी पूछ सकते हैं फैक्चुअल, तो मैंने लिख दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि ग्रीन एनर्जी है ना वो स्टिल इन ट्रांजिशन पीरियड है, मीन्स नेक्स्ट 3 डिकेड्स में द डिमांड ऑफ फॉसिल फ्यूल कम नहीं होने वाला। ओके, तो नेक्स्ट 3 डिकेड्स तक ये बढ़ती रहेगी। तो अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस, थर्मल पावर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मीन्स थर्मल पावर की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, जिसको थर्मल पावर प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें फॉसिल फ्यूल की जरूरत पड़ती है, लाइक कोल। ओके, देन यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हैं, ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज भी आ सकते हैं, ऑल्सो यू कैन कोट इट इन योर मेंस एग्जाम। अगर एनर्जी रिलेटेड या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड भी अगर आता है कि ग्रीन एनर्जी करना है, तो आप बोल सकते हो दीज आर ऑल दिस चैलेंजेस एंड कंसर्न स्टिल एग्जिस्ट इन आवर कंट्री।
तो क्या बोला उन्होंने कि 86%, ठीक है, एटलीस्ट है, एटलीस्ट 86% ऑफ द टोटल क्रूड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इज मेड फ्रॉम इम्पोर्ट्स। ऑब्वियसली अभी कल जो हमने पढ़ा था करंट अकाउंट डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट, उसमें हमारा था जितना चाहे हमें इंपोर्ट कम करना चाहिए बहुत सी चीज़ों में, बट यहाँ पे इंपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है। सो वी नीड टू हैव सम सीरियस एफर्ट, वी नीड टू टेक सम सीरियस एफर्ट टू इंक्रीज द कंट्रीज क्रूड प्रोडक्शन, ताकि एक्सपोर्ट कर पाए। एंड एक्सपोर्ट की हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छी है इंडिया की, बिकॉज इट हैज़ ए कॉस्ट लाइन, इंडिया इज हैविंग ए कॉस्ट लाइन ऑफ 7,500 किलोमीटर। ओके तो इंक्रीज जो क्रूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारी कंट्री में 2016 से न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस भी लाया गया, पॉलिसी, ठीक है, लाई गई। देन स्ट्रेस भी दिया जा रहा है कंजर्वेशन, एनहांस एक्सप्लोरेशन, ब्लेंडिंग, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट तो बढ़ानी है, हमें खुद की अपनी आत्मनिर्भर तो बननी है इस केस में भी, राइट। 86% तो हम हमेशा इंपोर्ट नहीं कर सकते। इस चीज के लिए क्या हो रहा है, पेट्रोलियम इज ब्लेंडेड विद 10% ऑफ इथेनॉल, जो एम रखता है 20% तक बढ़ाने के लिए बाय 2030। अब इथेनॉल अगर 20% तक बढ़ानी है तो इथेनॉल प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी ना। तो असम की नुमलीगढ़ रिफाइनरी जो है एनआरएल, वहां पे नेक्स्ट मंथ से चालू होगा बेम्बू बेस्ड इथेनॉल प्रोजेक्ट, जिससे हमारी अवेबिलिटी ऑफ इथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। सो दीज आर फैक्ट जो प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, एंड मेंस में भी यू कैन कोट विद रेस्पेक्ट टू चैलेंजेस इस फील्ड का, ठीक है। एनर्जी फील्ड में अभी भी बहुत सारी काम बाकी है। तो इसके चलते और एक जो हमारी टर्म होती है जो हमें जानना चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट, दैट इज एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो क्या होता है, ये कुछ स्टॉक पाइल्स होते हैं क्रूड ऑयल, मीन्स हर कंट्री अपना एक स्टॉक रखता है। जैसे हमारे घर पे जब लैंडस्लाइड होती है, अर्थक्वेक आती है, कोविड आ गया था, हम स्टॉक रखते थे ना, ताकि हमारी ग्रोथ जो है फैमिली की या फिर एक नॉर्मल लाइफ चलती रहे, ठीक है ना, विदाउट एनी बाधा विघ्न, राइट। तो यही एसपीआर जो होते हैं, स्टॉक पाइल्स ऑफ क्रूड ऑयल मेंटेन बाय कंट्रीज एंश्योरिंग ए स्टेबल सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल इवन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, या फिर सप्लाई अगर डिसरप्ट हो गई, कुछ वार हो गया, तो अपना हम रख सकते हैं। इस तरीके से हम स्टॉक एक मेंटेन करते हैं, हर कंट्री करते हैं। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ए स्टेडी फ्लो ऑफ एनर्जी रिसोर्स फॉर द नेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इंडिया में जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व कैपेसिटी कितनी है अभी, 5.33 मिलियन, मीन्स अराउंड 5 मिलियन टोन्स। इसको अब मोस्ट स्ट्रेटेजिक रिजर्व विद कंबाइंड कैपेसिटी, इतना टोन वो रिजर्व करने के लिए अब बिल्ट होगा सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज में ऑलरेडी है, ठीक है। कहाँ कहाँ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलूर कर्नाटक, पदूर कर्नाटका, ये एग्जिस्टिंग है। ओके कहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जिस्टिंग में से, पदूर कर्नाटक 2.5 मिलियन टन। अब फेज 2 में और 2 सेटअप होने वाला है, एक को कहाँ पे होगा, उड़ीसा, एंड दूसरा अगेन पदूर कर्नाटक। सबसे ज्यादा किसमें कैपेसिटी होगी, 4 मिलियन टन की, उड़ीसा। ओके सो दिस इज द फैक्ट यू शुड नो, राइट। देन है न्यूज, जो हरगिला बर्ड मीन्स डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन इज अ कंजर्वेशनिस्ट, जिनकी कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो होते हैं विथ रिगार्डिंग हरगिला बर्ड, जिसे हम ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक भी कहते हैं। तो कंजर्वेशन के चलते इनकी पॉपुलेशन में काफ़ी बढ़ोतरी आई, मीन्स इंक्रीज हुई, जो डिक्लाइन काफ़ी हद तक हो चुकी थी, ठीक है। तो इनके ही जो हरगिला मोटिव जो एक सिंबल है, वो ये फॉर्म ऑफ अ साड़ी, असामीज अटायर, मेखला सादर, वहाँ पे लंदन म्यूजियम में डिस्प्ले हुआ। मीन्स इस मेखला सादर, ये ड्रेस में हरविला मोटिव वाज प्रिंटेड एंड ऑन डिस्प्ले इन लंदन म्यूजियम, ठीक है। तो ये बहुत ही एक हमारी एज ओवरऑल कंट्री की भी गर्व की बात है कि असम स्टेट से नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलप कर रही है, एंड दिस कंजर्वेशनिस्ट की इनिशिएटिव हमारी ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस जारी है। ओके सो इम्पैक्ट तो करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, राइट। तो ये सब आप कोट तो कर सकते हो, जहां भी आपको मौका मिले तो कोट करना, ठीक है। मेंस एग्जाम में भी, आईआर में भी कभी कर सकते हो, ठीक है। कि इंडिया की अगर पूछे कि फॉरेन पॉलिसी, ये सब तो पूछेंगे, तो सिंपल तौर पे हमारे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव कल्चरली भी हम आगे जा रहे हैं, ये भी हम बोल सकते हैं, राइट। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इंडिया हैज बिन डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन फ्रॉम इंडिया हैज बीन अवार्डेड द 2024 विटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, किसके द्वारा, बाय यूके चैरिटी विटली फंड फॉर नेचर, फॉर हर एफर्ट्स टू सेव द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, हड़गीला बर्ड को कंजर्व करने के लिए।
ठीक है। तो ये बेसिकली 10,000 रूरल वुमेन की एक ग्रुप बनाती है जिसे हम स्टॉक सिस्टर भी कहते हैं या हड़गिला आर्मी कहते हैं, ताकि वो कैंपेन करे, हर जगह अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि कुछ सेक्शन में पहले हड़गिला बर्ड को अपशगुन माना जाता था, तो वो एक कल्चरल सिंबल अवेयरनेस फैलाने के भी काम करते हैं। ओके, एंड क्यों कंजर्व करना है, कंजर्व करने कितनी ज़रूरी है, ये सब वो अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू फैलाते हैं। तो ये तो हो गई उनकी इनिशिएटिव। अब ये है कि ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क मीन्स हड़गीला की कुछ बातें। तो बिहार में ना हड़गीला बर्ड को गरुड़ के नाम से भी जाना जाता है, एंड 80% कहाँ पे पाया जाता है, असम में, एंड देन बिहार, एंड देन कंबोडिया में भी पाया जाता है इधर। ओके, habitat wetlands nest in tall trees with closed canopies and bamboo clumps. Okay, threats तो obviously सेम ही होगा हर किसी का, मोटा मोटी, है ना। hunting, habitat destruction, felling of nest trees, wetland degradation. Conservation status क्या है, nearly threatened. And significance obviously role in nutrient recycling and maintaining ecosystem health. आप एक देखना स्पीसीज की लगभग एक साथ मेंटेन तो करते हैं कहीं ना कहीं इकोसिस्टम, सारा फूड चेन फूड वेब तो चलता ही रहता है ना। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये सब आता है तो आप मार्केट करेक्ट करना। ओके, तो ये हो गया। अब ये एनवायरनमेंट मेंस में भी ये कोट कर सकते हो कि इतनी हद तक कंजर्वेशन हमारी हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल में भी उसकी ही एक प्रतिबिंब ये डिस्प्ले होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा तीस्ता रिवर। इंडिया बांग्लादेश की ऑनगोइंग वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टेंशियस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आयर से पहले जानते हैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कौन, ब्रह्मपुत्र, जिसे हम बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को नाम क्या हो जाता है, जमुना। फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हिमालय से ओरिजिनेट होके पहले सिक्किम से होते हुए देन आपकी वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक आती है। ये ओरिजिनली पद्मा रिवर, ये देखो ये है आपका तीस्ता रिवर। ओके, दिस इज पद्मा रिवर, एंड ये जो बीच में है ये जमुना रिवर। ओके, सो पहले ओरिजिनली क्या होता था, ये पद्मा रिवर में डायरेक्टली एम्प्टी होते थे। ठीक है, दैट इज द साउथवर्ड टू एम्प्टी डायरेक्टली इनटू पद्मा। फिर 1787 से रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया एंड जॉइन द जमुना रिवर, मीन्स ये बीच वाला जो सेक्शन, दिस जमुना रिवर। ओके, पहले इधर होता था, ठीक है, अब ये जमुना सेक्शन बीच वाले में होता है। ओके, then it is the fourth largest transboundary river shared between India and Bangladesh after Ganges Brahmaputra Meghna system. ओके, ये याद रखना कि ये आपको अगर सेकेंड लार्जेस्ट या एकदम लार्जेस्ट बोले नहीं, ये फोर्थ लार्जेस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच के ट्रांसबाउंडरी रिवर है। पहला कौन सा है, गंगेज रिवर सिस्टम, देन कौन सा है, ब्रह्मपुत्र, देन कौन सा है, मेघना, एंड फिर चौथे पे आता है तीस्ता। ओके, तो ये साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन भी याद रखना कभी आ सकता है एग्जाम में, तो वैसे क्वेश्चंस आते ही है, तो ध्यान देना थोड़ा सा। देन आयर पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी जो फ्लड प्लेन है वो 14% ऑफ द क्रॉप एरिया बांग्लादेश कवर करती है। तो ऑब्वियसली 73% ऑफ पॉपुलेशन लाइवलीहुड, तो जितनी हद तक अपॉर्चुनिटी उनकी लाइवलीहुड यही पे डिपेंड करती है। इंडिया में भी वेस्ट बंगाल में लाइफलाइन नॉर्थ बंगाल की ऑलमोस्ट ये इस नदी पे ही डिपेंड करती है, बिकॉज हाफ ए डजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर डिपेंडेंट ऑन वाटर तीस्ता। तो ये 2009 से ना एग्रीमेंट चली रही है, उससे पहले से ही एग्रीमेंट, तो बहुत सारी बातें डायलॉग्स होती रहती है। 11 में एक एंट्रीम डील प्रपोज किया गया था कि 15 साल के लिए इंडिया को 42% एंड बांग्लादेश को 37% ऑफ तीस्ता वाटर मिलेगा, बट वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम अपोज किए, तो ये फॉर्मल अब तक कुछ हुआ नहीं। देन 2021 में भी शेख हसीना जी आई थी यहाँ पे हमारे इंडिया पे, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, बट उन्होंने डिस्कस तो किया था बट कुछ फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ नहीं। ठीक है, और आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कंसर्न ये है कि चाइना 2020 में वहां प्रपोज ड्रेजिंग वर्क भी करा रहा है तीस्ता में एंड बिल्डिंग रिजर्वर्स एंड एम्बांकमेंट्स। तो इट इज अ कंसर्न। ड्रेजिंग मीन्स कल कहा था मैंने कि ये नदी है, रिवर है, इसके नीचे बहुत ही मिट्टी फिर पत्थर जम जाते हैं, तो इसको क्यों ड्रेजिंग करके हम हटाते हैं, ताकि वाटर लेवल ज़्यादा राइज ना हो एंड फ्लड कंडीशन में थोड़ा सा हमें मिटिगेशन वाइज हेल्प करे। राइट, तो ये हो गया थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि आपको अपडेट्स पूरा कंठस्थ करना है, नहीं, अपडेट्स थोड़ा सा आइडिया रखो ताकि मेंस में कुछ आए तो आप उस एंगल से पर्सपेक्टिव से लिख सको। ऐसा तो है नहीं कि मेंस में ये सब लाइन टू लाइन लिखना है, जस्ट फॉर योर आइडिया आई हैव शेयर्ड हियर। राइट, देन है कामाख्या टेम्पल।
ये तो न्यूज़ में अम्बुबाची मेला कल खत्म हुआ, अब वहाँ पे साधुस कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिस हैंडलिंग बाय सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सेट्रा। तो अब एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ कामाख्या दिव्य परियोजना, माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, ठीक है। वो सैंक्शन अंडर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डिवाइन स्कीम। तो पीएम डिवाइन स्कीम याद रखना, डिवाइन भगवान, डिवाइन पावर, कुछ तो कामाख्या टेम्पल से रिलेटेड है। सिचुएटेड ऑन नीलाचल हिल्स इन गुवाहाटी असम, ठीक है। पिलग्रिमेज सेंटर तो है, बहुत जगह से लोग आते हैं, इवन फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, है ना, दर्शन करने। देन द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ मदर शक्ति, सुंदरी, त्रिपुरा, तारा, भुवनेश्वरी, बगुलामुखी, छिन्नमस्ता, ओके। एंड जो ये मंदिर के सैंक्टम के अंदर जो योनि लाइक फीमेल जेनिटल जो सिंबलाइज करती है किस गॉडेस की, गॉडेस सती, कंपेनियन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो दिस इज अबाउट शक्ति कल्ट। एंड अम्बुबाची मेला मीन्स क्या होता है, ईयरली मेंसुरेशन साइकिल ऑफ गॉडेस कामाख्या को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए फेस्टिवल, जो हम जीएस पेपर 1 सोसाइटी में कोट कर सकते हैं एज पॉजिटिव इनिशिएटिव बाय असम गवर्नमेंट, राइट। देन टिडबिट्स ऑफ द डे, मेंस एग्जाम्पल, ये आप मेंस एग्जाम्पल में भी कोट कर सकते हो, यूपीएससी वाले भी कर सकते हो, और एपीएससी वाले के प्रीलिम्स में ये आ सकता है। लाइक मिशन अनुष्ठान लॉन्च किया गया कहाँ पे, डिब्रूगढ़। यूपीएससी वाले को अगर पूछा जाए मिशन अनुष्ठान असम में, आप ऐसे लिख सकते हो कि मिशन अनुष्ठान असम की इनिशिएटिव वी कैन एम्प्लाई हेयर। कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जीएस2 वाले क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत जो हमारी मिड डे मील स्कीम के स्कूल में आपने देखा होगा, कॉरिडोर बरामदा में बैठकर स्टूडेंट्स खाते हैं, तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मिशन के अंडर पे ये घोषित किया है कि उनका कंस्ट्रक्ट करेंगे डाइनिंग हॉल्स एटलीस्ट 100 स्कूल में, ओके। ताकि बच्चों को टेबल जो कर्सी होती है, टेबल एटिक्यूट होती है, वो सीखने को मिले, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑब्जर्व करने को मिले। ऑब्जर्व करेंगे तो वही सीखेंगे, है ना, ऑब्जर्वेशन से ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। यू कैन कोट इट इन मेंस एग्जामिनेशन एज एन एग्जाम्पल। एन एपीएससी वाले आ सकता है कि मिशन अनुष्ठान कौन से कहाँ पे इनिशिएटिव किया गया, दैट इज डिब्रूगढ़, ठीक है। देन द मिशन, ये जो है ना, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट पीसीएस में ज्यादा आ सकता है। ऑल्सो कभी कभी मैच द फॉलोइंग यूपीएससी में भी क्या पता आ जाए। तो लूनर प्रोफ चांग E6, ये कौन से कंट्री के, चाइना। रशिया वशिया दे दे तो नहीं, चाइना, ठीक है ना। एंड ये सैंपल्स कहाँ से, फ्रॉम द फार साइड ऑफ अर्थ। तो ये चांग 6 है ना, चांग 5 जो था वो नियर साइड से लिया था, ठीक है। एंड ये फर्स्ट नहीं है, इट इज द सेकंड डिजाइन टू ब्रिंग बैक फॉलोइंग द चांग 5। चांग 5 ने पहले ही सैंपल्स ला चुके थे। एंड ये मिशन ओवरऑल 6th मिशन है, फर्स्ट नहीं, 6th मिशन ऑफ मून्स एक्सप्लोरेशन ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये जो फार साइड थोड़ी सी चैलेंजिंग थी ड्यू टू लैक ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन रिक्वायरिंग ए रिले सैटेलाइट एक्सेट्रा। तो ये इतनी फैक्ट जरूरी नहीं है, बट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देन ये आज का क्विज, बिकॉज आज फॉसिल फ्यूल हमारे न्यूज में थे, तो इंडियन कोल ये आ चुका है 2013 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, आई विल शेयर द आंसर टुमारो। एंड ये कल का जो क्विज था ये, तो इसमें करेक्ट कौन सा है, 1 and 3। डिवेल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, मतलब हमारी करंट अकाउंट डेफिशिएट कम होने के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा होना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या क्या गवर्नमेंट टेक मीन्स एक्शंस ले सकते हैं। गवर्नमेंट कैन टेक एक्शंस लाइक डिवेल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी। डिवेल्यूइंग मतलब क्या होता है, ये डिप्रिसिएशन एंड डिवेल्यूइंग लगभग थोड़ा बहुत सेम ही इफेक्ट होता है, लाइक फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी विच मेक इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट मोर कम्पिटिटिव। इंपोर्ट एक्सपेंसिव होगा तो लोग एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट पे ही ध्यान देंगे, राइट। तो डिवेल्यूइंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल हेल्प इन रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिशिएट। एंड देन रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी, सब्सिडी अगर इन रिड्यूस कर देंगे देन एक्सपोर्ट वाले क्यों काम करेंगे, सब्सिडी देंगे फिर ना वो एनकरेज करेंगे, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन गलत है। Then third is adopting suitable policies which will attract FDI and more funds. Obviously पैसा आ रहा है, मतलब obviously good for current account deficit का health, ठीक है। तो 1 and 3 is correct and 2 is गलत। तो ये जो de-evaluation है ना, बस मीनिंग तो थोड़ा बहुत इफेक्ट सेम ही देता है, बट डिफरेंस इन ए वे दे आर अप्लाइड। मतलब डीएवल्यूशन कब होता है, जब कंट्रीज सेंट्रल बैंक मेक ए कॉन्शियस डिसीजन टू लोअर एक्सचेंज रेट। मान लो इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो एक कॉन्शियस डिसीजन लेंगे ताकि हमारी एक्सपोर्ट मोर कम्पिटिटिव बने, तो ये कॉन्शियस। लेकिन डिप्रिसिएशन कॉन्शियस डिसीजन नहीं होती है, वो हमारी जो वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल हो जाती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, उसे हम डिप्रिसिएशन। तो सिंपल भाषा में याद रखना, डिवल्यूशन हम जानबूझकर करते हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स लेने के लिए फॉर आवर इकोनॉमिक हेल्थ। एंड डिप्रिसिएशन वो फॉल ऑफ इन ए फ्लोटिंग एक्सचेंज मार्केट, वो फॉल हो जाता है, ठीक है।
तो यही आज के लिए इतना था। आई होप आपको सिंपल भाषा में थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें समझ आई होगी। यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ इसलिए बताती हूँ एंड बहुत ही सिंपल वे से मैं प्रेजेंट इसलिए करती हूँ ताकि जो स्कूल स्टूडेंट्स भी मीन्स क्लास 12 के बाद भी अगर यूपीएससी का सोच रहे, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए वो करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, तो उनको भी मदद मिले। बिकॉज बिगिनर्स को बहुत सारी जाननी नहीं होती है। अगर जो 2-3 साल बाद एग्जाम देने वाला है, तो वो अभी से करंट अफेयर्स पढ़ के क्या करेंगे उस हद तक, मीन्स नोट्स बनाना एंड ऑल। तो यहाँ से बेसिक बेसिक आइडिया लेते रहो, ताकि आप अगर ग्रेजुएशन के बाद भी सोच रहे हो, मास्टर्स के बाद भी सोच रहे हो, तो आपको एक आइडिया लगे कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स कैसी आती है। तो यहाँ पे बिगिनर्स के लिए ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जाता है, सो डैट बिगिनर्स को मीन्स मिसगाइड ना हो। ठीक है, आप एक अपनी कंस्ट्रक्टिव डिसीजन आगे चल के ले सको, उतनी मैच्योरिटी आप में आ जाए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय द सेशन। टिल देन स्टे ट्यून, हम कल फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।